नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं पाइप वाटर सप्लाई कनेक्शंस की। 11 करोड़ 3 साल के अंदर अंदर, आगे 8 करोड़ का टारगेट है। जिस तरह का अचीवमेंट हुआ है, किस तरह की टाइमलाइंस चेज कर रहे हैं और कैसे आपने ये 11 करोड़ की जो फिगर है या ये जो अचीवमेंट हम कहें वो हासिल किया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन घोषित किया था 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से, जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना रखी थी कि हम 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। केवल पानी पहुंचाना नहीं, उचित गुणवत्ता का पानी, नियत मात्रा में पानी और निरंतर पानी उपलब्ध कराना। लक्ष्य बहुत कठिन था, बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती थी। जैसा उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था कि जितना पिछले 70 साल में काम हो पाया है, उसका लगभग 4 गुना काम हमको आने वाले 4.5-5 साल में पूरा करना है। पानी चूंकि राज्यों का विषय है, संविधान के हिसाब से अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की तैयारी थी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां थी, पानी की उपलब्धता थी। राज्यों के साथ में एक व्यापक कंसल्टेशन करके 25 दिसंबर 2019 से ये कार्यक्रम धरातल पर उतरा, जिस दिन गाइडलाइन इशू की गई थी। और उसके बाद में कोविड की आपदा आने के बावजूद भी निरंतर हमने जिस तरह से प्रयास किया, निरंतर समीक्षा की, राज्यों को समय रहते फंड्स उपलब्ध कराए, राज्यों के साथ में निरंतर हर स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, सचिवों के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्रियों के स्तर पर निरंतर क्रमवार बैठकें की। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम 11 करोड़ 25 लाख लगभग घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। जैसा आपने कहा, अभी लगभग 8 करोड़ कनेक्शंस और हैं, लेकिन जो काम अब प्रारंभ हो चुका है, जो मल्टी विलेज स्कीम्स में जहां काम शुरू हो गया है, और जितने कनेक्शंस पर काम अगर देश भर में शुरू हो गया है, अगर मैं उसके दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि हम उस नियत समय सीमा में सभी के घर में पानी नल के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब होंगे। सर, आप देश के जल शक्ति मंत्री हैं और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, आपको कभी कभी लगता है कि पूर्ति करने में आगे चलकर शायद 10 साल 15 साल, क्योंकि नेट ज़ीरो डे जो हमने शायद साउथ अफ्रीका में देखा या आगे कई जगह, उसका डर है, आपको भी कभी ये डर लगता है? देखिए, मैं भारत की परिस्थितियों को देखते हुए कभी इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता कि नेट ज़ीरो हो जाएगा, और उसका कारण है, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से हमारी आबादी नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। आज लगभग हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं, अनाधिकारिक रूप से अगर देखें। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी भूगर्भ के जल पर निर्भरता सर्वाधिक है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि बहुत तेज़ी से देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण से पानी की डिमांड बढ़ रही है। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हम आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन तक जा रहे हैं। पानी की डिमांड और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक कोरिलेशन है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, उसी रफ्तार से पानी की डिमांड भी बढ़ती है। हमारी चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है क्योंकि हमारे अधिकांश नदियां मॉनसून फेड हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, हम सब महसूस कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स जिस कारण से चेंज हुए हैं, निश्चित रूप से चुनौती बड़ी दिखती है। लेकिन उसके सापेक्ष यदि मैं बात करूं और केवल पीने के पानी के दृष्टिकोण से पहले चर्चा करूं, तो पीने का पानी कुल पानी की जो उपभोग देश में होता है उसका केवल 5% होता है। इसलिए पीने के पानी का संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की दृष्टि से बात करूं,
जो देश में कुल पानी हर साल बरसात से, बर्फ़ से, इंटरनेशनल बेसिन से फ्लो होकर के आता है, और उसका जो हार्वेस्टेबल कंपोनेंट है 4000 BCM पानी जो हमको मिलता है, उसका लगभग 2000 BCM ऐसा मानते हैं कि वो हार्वेस्टेबल है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। बाकी शेष बर्फ़ के रूप में रह जाता है, कुछ समुद्र में चला जाता है, कुछ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के रूप में रह जाता है, कुछ ज़मीन में आर्द्रता के रूप में रह जाता है। जो पानी हम हार्वेस्टेबल मानते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में 50 साल पहले प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा थी, और अब घट करके 1500 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास, 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास आ गई है। और जब इससे नीचे जाती है, जो हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ेगी और आवश्यकता बढ़ेगी, 1200 क्यूबिक मीटर के आसपास आने वाले 10 साल में चली जाएगी। और जब उस लेवल पर पहुंचती है तो सामान्यतः उसको वाटर स्ट्रेस्ड एरिया ऐसा मानते हैं। लेकिन किस तरह से हम पानी की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से निरंतर भारत सरकार समेकित प्रयास कर रही है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स कर रही है। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का निर्माण किया। हम अपने जल संसाधनों को किस तरह से रीइंफोर्स कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, इस पर काम किया। हमने पीने के पानी के कार्यक्रम के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अपने यहाँ प्रारंभ किया। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर के मैपिंग के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अक्यूफर मैपिंग का प्रोग्राम लिया, और अब आज हम लगभग देश के पूरे हिस्से का ग्राउंड जो है एक्वीफर मैप कर चुके हैं, भूगर्भ की संरचनाओं को मैप कर चुके हैं। कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ से पानी निकाला जा सकता है, इसकी हम, और कहाँ पानी भरा जा सकता है, इसके ऊपर हमने तकनीकी अध्ययन किया है। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो स्ट्रेस्ड एरिया है, वहाँ अटल भूजल योजना का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर में भूगर्भ पर जल की रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए अमृत सरोवरों का निर्माण कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में अमृत सरोवर हर प्रदेश में बन रहे हैं। और इसके साथ साथ में आने वाले समय में 2047 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पानी की उपलब्धता किस प्रकार होगी, जल राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों से हमने इस विषय पर संवाद प्रारंभ किया। और अभी हाल ही में पिछले महीने भोपाल में सभी राज्यों का एक सम्मेलन हमने आयोजित किया, जिसको हमने वाटर विजन 2047 का नाम दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें लगभग सभी राज्यों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 16 राज्यों के मंत्रियों ने आकर के उसमें अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में प्रेजेंटेशन किए कि वो 2047 तक निर्बाध उपलब्धता पानी की हो, उस दृष्टिकोण से किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर के पानी बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वर्षा के हर बूंद का संरक्षण करने के लिए, संरक्षित पानी को हम विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें, हर एक बूंद पानी से अधिकतम उत्पादन कर सकें, और हर एक उपयोग किए हुए बूंद पानी को हम रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकें, अपने जल संसाधनों की शुद्धता, निर्मलता और अविरलता को बनाए रख सकें। इसके लिए हम बहुत सारे फ्रंट पर प्रयास कर रहे हैं। और मैं प्रसन्नता के साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में पानी के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश अगर कोई है तो भारत है। इस 5 साल के कालखंड में हम देश की सरकार की योजनाओं, प्रदेश के सरकारों द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, उसको अगर मैं जोड़ूं तो वो $250 बिलियन से अधिक है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। सर, आपने इन्वेस्टमेंट की बात कही, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कितना अचीवमेंट आप देखते हैं? और आपने अटल भूजल की भी बात कही, उन स्टेट्स में जिनमें आपने लॉन्च किया, उसमें आज कहाँ पर आप उसका स्टेटस पाते हैं? देखिए, केवल अटल भूजल के कारण से परिवर्तन हो गया है या हुआ है, इसके बारे में ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन पिछले 8-9 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस पर जल चेतना को जन चेतना बनाने में कामयाबी मिली है, राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से एफर्ट्स किए हैं, इस उदित चेतना के कारण से समाज के विभिन्न घटकों ने, चाहे एनजीओज होंगे, पंचायत होंगी, इंडिविजुअल्स होंगे, कॉरपोरेट हाउसेस होंगे, मीडिया हाउसेस होंगे,
उन सब ने जिस तरह के एफर्ट्स किए हैं उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। देश में सामान्यतया 2, 3, 4 साल में एक बार ग्राउंड वाटर सर्वे भारत सरकार करवाती थी, क्या परिस्थिति है, कितना उतार चढ़ाव उसमें हुआ है, और लगातार निरंतर जो है ग्राउंड वाटर के स्तर में कमी ऐसी पिछली रिपोर्ट्स में आती थी। लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है आपके और दर्शकों के साथ में ये साझा करते हुए कि हमने, क्योंकि तकनीकी बदल गई है, डेटा कैप्चर करने के तरीके बदल गए हैं, उसका ऑटोमाइजेशन हुआ है, डिजिटाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और हो रहा है। हमने तय किया कि हम प्रतिवर्ष रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, और पिछले 2 वर्षों की रिपोर्ट जो अभी हमने पब्लिश की है, 2022 की रिपोर्ट, 2020 से पहले की रिपोर्ट के तुलना में 2020 में हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे। 2020 की तुलना में फर्दर 2022 में ग्राउंड वाटर के रिचार्ज पर होने वाली एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट अब दिखाई देने लगा है। जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो डार्क जोन में ओवर एक्सप्लॉइटेड थे, वो अब उनकी संख्या घटी है, वो घट करके सेफर जोन्स की तरफ आए हैं। जितने क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड थे उनकी संख्या भी बढ़ी है, उनकी संख्या घट करके वो भी सेफर जोन की तरफ गए। ये बहुत शुभ संकेत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कामयाबी है, लेकिन कामयाबी की तरफ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला कदम अवश्य है। लेकिन सर, नदियों का प्रदूषण अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से गंगा बेसिन पे शुद्धता पर काम किया और उसमें जिस तरह से सफलता प्राप्त की, मैं आपके दर्शकों के लिए प्रसन्नता से इस बात को साझा करना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने पिछले 10 साल को, उस कालखंड को ग्लोबल डिकेड ऑफ रीस्टोरेशन ऐसा चिन्हित किया, और दुनिया भर से इस तरह के रीस्टोरेशन पर किए गए प्रयासों के लिए हर देश से सूची मांगी। लगभग 160 देशों ने अपने अपने किए गए कार्यक्रमों की एक या एक से अधिक जो है एंट्रीज भेजी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मिशन नमामि गंगे ने काम किया है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उसको दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में 5वें पायदान पर स्थान मिला है। गंगा बेसिन में जिस तरह से हमने काम किया, जो देश का सबसे बड़ा बेसिन है, लगभग देश की 40% आबादी और लगभग इतने ही भूभाग को कैटर करता है, हमने गंगा नदी के मुख्य धारा पर सफलता प्राप्त करने के बाद में अब सहायक नदियों पर बहुत तेज़ गति के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। 350 से ज़्यादा परियोजनाएं हम पूरी कर पाएँ। लेकिन इसी के साथ साथ में गंगा से सीख करके, गंगा पर किए गए प्रयासों से सीख करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश के सारे ऐसे दूसरे बेसिन्स जो मेजर बेसिन्स हैं उनका भी अध्ययन करके प्रारंभिक कार्रवाई उस पर भी प्रारंभ कर दिया। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश के सभी नदियों में ऐसे 300 से ज़्यादा स्ट्रेचेस को, जो ओवर पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के माध्यम से, जो मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करती है, हमने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसे स्ट्रेचेस पे पोल्यूशन एबेटमेंट को कम करने के लिए, उस पर भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। सर, चलते चलते अभी जितना अचीवमेंट हुआ है और आगे के 2024 तक के टारगेट्स में आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से देश को जल समृद्ध बनाना ये प्रायोरिटी है, और जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसके लिए, पेयजल निश्चित रूप से हर घर तक पहुंचाना प्रायोरिटी है। हम पानी का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट इरिगेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो अपनी जगह पे प्रायोरिटी है। ग्राउंड वाटर क्योंकि हमारे लिए सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, उस दिशा में हम और प्रयासों को गति किस तरह से प्रदान करें, उस दिशा, वो हमारे लिए और एक बड़ी प्रायोरिटी है। नदियों का शुद्धिकरण हम किस तरह से कर सकें, उस काम को गंगा में प्राप्त की सफलता से सीख करके कैसे और अधिक गति प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। ज़मीन पर पानी को रोकने के लिए हम किस तरह से एफर्ट्स करें, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा बड़ा विषय कि हम जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में कामयाब हों, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाज यदि किसी विषय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले या किसी चुनौती को हराने की संकल्प समाज ले ले, तो निश्चित रूप से सफल हुआ जा सकता है।
हम समाज में जन चेतना को जल चेतना के साथ में जोड़ने का हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सर, इस सकारात्मक सोच के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।